हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं भारी धातु विषाक्तता, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी। इसके बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट मतलब ये जो वीडियो है ये इसका सेकंड पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट जो है आप लोग देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था इसका इंट्रोडक्शन और आर्सेनिक विषाक्तता के बारे में, ठीक है। आज जो है हम लोग सेकेंड पारा विषाक्तता देखने वाले हैं, ठीक है। एग्ज़ाम एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि भारी धातु विषाक्तता क्या है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। अगर विस्तृत वर्णन कीजिए आएगा तब जो है आपको परिचय यानी कि इसका इंट्रोडक्शन, आर्सेनिक यौगिक विषाक्तता, पारा विषाक्तता, शीशा विषाक्तता और कैडमियम विषाक्तता, थोड़ा थोड़ा जो है आपको सभी को लिखना है, ठीक है। लेकिन भारी धातु विषाक्तता क्या है, आर्सेनिक यौगिक का वर्णन कीजिए, ऐसा आता है तो फिर आपको केवल इंट्रोडक्शन और आर्सेनिक यौगिक के बारे में बताना है। उसी प्रकार अगर आपको पारा विषाक्तता के बारे में पूछा जाए तो फिर आप इंट्रोडक्शन और पारा के बारे में लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार शीशा का भी आएगा, है ना, कि इसका भारी धातु विषाक्तता क्या है, शीशा विषाक्तता का वर्णन कीजिए। ऐसा अगर आता है तो फिर आपको जो पूछा जाएगा वो आपको बताना है। लेकिन जब विस्तृत वर्णन आ जाए, है ना, तो फिर जो है आपको वहाँ पे सभी को जो है एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो फिर फर्स्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन और आर्सेनिक यौगिक की विषाक्तता के बारे में बता दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। आज जो है हम लोग पारा विषाक्तता के बारे में देखेंगे। तो फिर चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चलिए देखते हैं थर्ड पारा विषाक्तता, जिसे मरकरी भी कहते हैं, है ना। मरकरी इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों, कास्टिक सोडा व क्लोरीन बनाने वाले कारखानों, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, विस्फोटक पदार्थों व फार्माकोलॉजी में काम आता है, ठीक है। ये जो मरकरी है, जो पारा है, जिसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं ना। पारा जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है ना। तो फिर ये जो मरकरी है गाइस, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में, है ना, साथ ही साथ कास्टिक सोडा और क्लोरीन बनाने वाले कारखानों में, और हर्बिसाइड यानी कि जो खरपतवार होते हैं, है ना, उनको हटाने के लिए जो रसायन बनाया जाता है उसमें काम आता है। साथ ही फंगीसाइड यानी कि फंगियों को मारने के लिए जो दवाई वगैरह बनाया जाता है उसमें काम आता है। विस्फोटक पदार्थों व फार्माकोलॉजी में काम आता है। फार्माकोलॉजी उसे कहते हैं जैसे कि कोई रसायन है ना, उसका जीवों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, उसका वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो फिर इन सभी में जो है पारा का काम आता है, ठीक है। किसमें कास्टिक सोडा में, क्लोरीन बनाने के लिए, हर्बिसाइड में, फंगिसाइड में, विस्फोटक पदार्थों और फार्माकोलॉजी में जो है पारा काम आता है, ठीक है। पारा एक द्रव धातु होता है। पारे का भाप यानी कि जो वाष्प है वो विषाक्त होता है, ठीक है। इतना आपको याद करना है। इसके इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आगे देखते हैं। इनके कुछ यौगिक निम्न हैं जो विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। अब ये जो पारा है गाइस, इसके कुछ कंपाउंड्स हैं जो जीवों पर जो है विषाक्तता उत्पन्न करते हैं, है ना। विषाक्तता यानी कि हानिकारक प्रभाव जो है डालते हैं, ठीक है। फर्स्ट है मर्क्यूरिक क्लोराइड, सेकंड है मर्क्यूरिक साइनाइड, थर्ड है मर्क्यूरिक सल्फाइड, और फोर्थ है मर्क्यूरिक नाइट्रेट, और फाइव है मर्क्यूरिक फल्मिनेट, ठीक है। तो फिर ये इसके कंपाउंड्स हैं जो जीवों पर जो है नेगेटिव इफेक्ट जो है डालते हैं, ठीक है। यानी कि एक प्रकार के विष हैं, ठीक है। अब जो है हम देखते हैं तीक्ष्ण विषाक्तता, है ना। तीक्ष्ण विषाक्तता क्या है, जैसे कि जो पारा विष है गाइस, या फिर जो पारा के जो कंपाउंड्स हैं उनको जब हम लेते हैं, है ना, तो फिर लेने के तुरंत पश्चात जब वो हमारे बॉडी को इफेक्ट डालता है ना, तब उस विषाक्तता को जो है हम तीक्ष्ण विषाक्तता कहते हैं। और उस तीक्ष्ण विषाक्तता के कारण हमारे बॉडी में कुछ कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, उसको हम जो है इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तीक्ष्ण विषाक्तता मतलब जो तुरंत दिखने वाले विष के प्रभाव को जो है हम तीक्ष्ण विषाक्तता कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखते हैं विष लेने के तुरंत पश्चात जो है लक्षण दिखाई देते हैं, है ना। यानी कि तुरंत हम विष लेंगे और विष जो है अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तो फिर उसे जो है हम तीक्ष्ण विषाक्तता कहते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे इसके कुछ सिम्टम्स जो तीक्ष्ण विषाक्तता के बाद जो है दिखाई देता है। फर्स्ट है तीखा धात्वी स्वाद, दम घुटने समान अवस्था, गले में जलन, आमाशय में जलन महसूस होता है, ठीक है। जैसे कि कोई हम पारा विष या पारे के कोई भी कंपाउंड्स अगर हम ले लेते हैं तो फिर जो है तुरंत पश्चात जो है उसके बाद हमें ऐसा लगेगा कि हम कोई तीखा धात्वी स्वाद हमारे आएगा, है ना, और दम घुटने के समान लगेगा, गले में जलन लगेगा, साथ ही आमाशय में जलन महसूस जो है
होता है, ठीक है। तो फिर ये लक्षण अगर आपको दिखाई देता है तो फिर सतर्क हो जाना, ठीक है। सेकंड है, जीभ पर भूरे सफ़ेद रंग का लेप जो है संचारित हो जाता है ना, यानी कि जीभ पर जो है एक्चुअल में हमारा जो जीभ का जो कलर है वो थोड़ा-सा रेड या फिर पिंक होता है ना? लेकिन जब हम किसी पारा विषाक्तता के टच में आते हैं तो फिर जो जीभ का जो कलर है वो जो है वाइट हो जाता है ना? उसमें वाइट रंग का किसी ने कोटिंग कर दिया है ऐसा दिखाई देता है, ठीक है? फिर है जी मचलाना, उल्टी होना, उल्टी में रक्त एवं श्लेष्म के धब्बे पाए जाते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं रक्त युक्त मल, है ना? जो हम मल करते हैं वो जो है रक्त युक्त होता है और पेचिश वगैरह भी जो है होता है। 5 देखते हैं गाइस, भ्रूणीय अवस्था में विषाक्तता का प्रभाव तंत्रिकीय क्षति में होता है जिससे भ्रूण में मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। अब भ्रूण क्या है गाइस, भ्रूण जो है माँ के पेट के अंदर होता है ना? तो फिर उस अवस्था में अगर हम किसी प्रेग्नेंट महिला को जो है पारा विषाक्तता के टच में अगर वो संपर्क में आ जाता है ना, तब उस टाइम जो है जो भ्रूण है जिससे आगे चल कर के एक बच्चे का निर्माण होना है ना, तो फिर उस बच्चे का जो है तंत्रिकीय क्षति हो जाता है, जिससे क्या होता है उसमें मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे वो बच्चा कैसा हो जाता है मंद बुद्धि का हो जाता है ना, उसमें जो दिमाग है वो थोड़ा-सा विकसित नहीं होता है, ठीक है। तो फिर प्रेग्नेंट महिला को अगर इस प्रकार से पारा विषाक्तता दे दिया जाता है, तो फिर जो बच्चा होने वाला है ना, वो जो है मानसिक विकार युक्त जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। तो फिर ऐसे आस-पास जो है आप लोग सतर्क रहेंगे, है ना? जैसे कि ये सारे सिम्पटम्स अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो फिर आप लोग जो है सतर्क हो जाना, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फिर अभी जो हमने देखा गाइस वो है ताक्षणिक विषाक्तता, है ना? विष लेने के तुरंत पश्चात जो लक्षण दिखाई देते हैं, वो जो है हम ताक्षणिक विषाक्तता में देखे, है ना? अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है, गर्म पानी के द्वारा आमाशय को साफ़ किया जाता है। आमाशय को क्लीन करने के लिए गर्म पानी को ताज़े रूप में तैयार किए गए सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट के साथ जो है यूज़ किया जाता है ना? यानी कि गर्म पानी को जो है जो ताज़े बने होते हैं सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट, इसको जो है मिला कर के जो है यूज़ किया जाता है किसको साफ़ करने के लिए, आमाशय को, ठीक है? आमाशय को क्लीन करने के लिए। तो फिर ये जो है ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है। सेकंड है 300 mg का डाइमर कैप्रोल का इंजेक्शन जो है देना चाहिए। थर्ड है, वर्तमान में पेनिसिलामिन अधिक लाभकारी औषधि है। अगर कोई पारा विषाक्तता के टच में है या किसी को पारा विषाक्तता हो जाता है तो फिर उसको जो है पेनिसिलामिन जो है दिया जाता है, आज मतलब वर्तमान में, है ना? फ्यूचर में जो है उसको पेनिसिलामिन जो है दिया जाता है, ठीक है। आगे है डिहाइड्रेशन के लिए जो है डिहाइड्रेशन अगर पारा विषाक्तता के दौरान जो है डिहाइड्रेशन भी होता है ना? तो फिर डिहाइड्रेशन के टाइम जो है 5% ग्लूकोज़ सैलिन जो है ड्रिप लगाना होता है, ठीक है? ग्लूकोज़ सैलिन ड्रिप जो है लगाना चाहिए, ठीक है? तो फिर ये इसके ट्रीटमेंट है, ठीक है गाइस? आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फर्स्ट क्या है, आमाशय को क्लीन करना चाहिए, है ना? तो फिर क्लीन करने के लिए जो है ताज़े बने सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट को जो है गर्म पानी में मिला कर के यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकंड है डाइमर कैप्रोल का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। वर्तमान में जो है पेनिसिलामिन जो है अधिक दिया जाता है ना, विषाक्तता को दूर करने के लिए। और डिहाइड्रेशन के लिए जो है 5% ग्लूकोज सैलिन का जो है ड्रिप लगाना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये इसके ट्रीटमेंट है। आगे देखते हैं दीर्घकालिक विषाक्तता। दीर्घकालिक विषाक्तता मतलब जब लंबे समय तक किसी को पारा विष दिया जाता है ना, या लंबे समय तक वो पारे के टच में होता है, तब जो है लंबे समय के बाद जो कैरेक्टर्स जो सिम्टम्स शो होते हैं उसको जो है हम दीर्घकालिक विषाक्तता के अंतर्गत पढ़ते हैं, है ना। ताक्षणिक विषाक्तता मतलब समझ गए, विष को लेने के तुरंत पश्चात जो लक्षण दिखाई देते हैं, जो तुरंत प्रभाव पड़ता है, उसको हम ताक्षणिक विषाक्तता में पढ़ते हैं। दीर्घकालिक विषाक्तता मतलब विष को लेने के बाद, है ना, बहुत टाइम बाद जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं या जो इफ़ेक्ट हमारे बॉडी को पड़ता है उसको जो है हम दीर्घकालिक विषाक्तता कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की विषाक्तता तब होती है जब मनुष्य फैक्ट्रीज़ में पारे के धूल, है ना, यानी कि मरकरी के डस्ट से जो है एक्सपोज होते हैं, या फिर लंबे समय तक मरकरी विष के टच में रहते हैं, तब जो है जो
सिम्टम्स जो पाए जाते हैं या जो विषाक्तता होता है उसे जो है हम दीर्घकालिक विषाक्तता कहते हैं। ठीक है, इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। फर्स्ट है जी मचलाना, पाचक विसंगतियाँ हैं, यानी कि पाचक नहीं हो पाएगा। अत्यधिक मात्रा में लिखा हुआ है ना, इधर मात्रा लिखा है, कैमरा जो है नहीं पहुंच पा रहा है उतना दूर। अत्यधिक मात्रा में लार का श्रावण होता है, यानी कि लार निकलता है। बदबूदार सांस, फूली हुई एवं दर्द युक्त लार ग्रंथियाँ, जो लार ग्रंथियाँ होती है वो दर्द युक्त हो जाता है और जो है वो फूल जाता है। ठीक है, तो फिर इसके फर्स्ट सिम्टम्स हैं। सेकंड है मसूड़े सूजे हुए एवं अल्सर युक्त, है ना, मसूड़ों पर भूरी नीली एक रेखा और दांत जो है ढीले पाए जाते हैं, यानी कि दांत जो है वो ढीला हो जाता है ना, हिलने लगता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं थरथराहट, पहले जीभ एवं उंगलियां जो है प्रभावित होती है, फिर हकलाना, इसके पश्चात चेहरा एवं पैर जो है प्रभावित होता है। थरथराहट मतलब कांपना है ना एक प्रकार से, और जीभ एवं उंगलियां प्रभावित होती है ना, जो हमारा जो टंग है और जो उंगलियां हैं वो भी प्रभावित होता है, और लोग जो है इसमें हकलाते हैं, है ना, ठीक से बोल नहीं पाते हैं। उसके बाद चेहरा वगैरह जो है प्रभावित हो जाता है। ठीक है, फोर्थ है गति भ्रंश होना, लड़खड़ा कर चलना, टांगों में लकवा लगना, ये सारे सिम्टम्स जो है पारा विषाक्तता के हैं, है ना। तो फिर ये सारे सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे तो फिर आप समझ जाना कि आप जो है पारे के टच में हो, पारा विष के टच में हो, या फिर उसके जो कंपाउंड्स हैं उनके टच में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 5 है एनीमिया होता है, इसके पश्चात नेफ्राइटिस, वृक्क नलिकाओं को क्षति पहुंचता है, उसके बाद जो है अंत में मृत्यु हो जाता है। वृक्क नेफ्राइटिस, वृक्क मतलब जो वृक्क के जो हमारे किडनी हैं उनके अंदर जो नलिकाएं वगैरह है वो जो है क्षति हो जाता है, यानी कि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं ना, वो इफेक्टेड हो जाते हैं, जिसके बाद जो है अंत में मृत्यु हो जाता है ना। फिर है जो व्यक्ति दर्पण निर्माण में पारे का यूज़ करता है उनमें शर्मीलापन, संकोचीपन, उत्तेजनशीलता, आत्मविश्वास में कमी, याददाश्त में कमी और कभी कभी मनोविकृति जो है हो जाती है ना। तो फिर जो दर्पण बनाने मतलब दर्पण का निर्माण जो व्यक्ति करते हैं, है ना, और उसमें पारे का यूज़ जो है वो करते हैं, तब जो उनमें शर्मीलापन, संकोचीपन, ये सारे कुछ जो है उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, फिर है 7 है यदि मनुष्य अधिक समय तक पारे के भाप से अनावृत होता है ना, तब जो है दोनों आँखों के अग्र लेंस जो है कैप्सूल्स में भूरा आवर्तन जो है दिखाई देता है। ठीक है, तो फिर ये सारे सिम्टम्स हैं दीर्घकालिक विषाक्तता का। ठीक है, अगर आप इसमें से कुछ कम करना चाहें तो फिर कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है आपको 5 लिखना ही लिखना है। उसके बाद भी जो है आप लोग 1-2 पॉइंट जो है बढ़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उस प्रकार से आपको नोट्स को जो है शॉर्ट करके लिखना है और लॉन्ग करके लिखना है। ठीक है, तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में भी शेयर करेंगे। और जैसे कि दीर्घकालिक विषाक्तता के बारे में मैंने बताया ना, उसके सिम्टम्स के बारे में, तो फिर उसके ट्रीटमेंट के बारे में जो मैंने फर्स्ट में आप लोगों को बताया उसी को ही जो है आप लोग थोड़ा बहुत लिख सकते हो। ठीक है, वही ट्रीटमेंट इसी में भी काम आएगा। ठीक है, तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। और मैंने बॉटनी का भी जो है लगभग सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। देखिए फर्स्ट पेपर का तो जो है मैंने यूनिट वाइज पूरा बताया है ना, लेकिन सेकंड पेपर का जो है मैंने जूलॉजी और बॉटनी दोनों का मिक्स करके बताया है, क्योंकि जो जूलॉजी और बॉटनी का जो सेकंड पेपर है गाइस वो दोनों सिमिलर है ना। कुछ टॉपिक जैसे कि लिंकेज वगैरह, क्रॉसिंग ओवर और प्रोटीन सिंथेसिस, लैक ऑपेरॉन मॉडल, ये सारे कुछ क्या हैं, ये जूलॉजी में भी है और बॉटनी में भी है। तो फिर उनके लिए जो है मैंने कोई स्पेशल प्लेलिस्ट तो नहीं बनाया है, प्लेलिस्ट बना है लेकिन वो जो है यूनिट वाइज या ऐसा वैसा करके मैंने नहीं बनाया। तो फिर आप लोग देख लेंगे, है ना, सारा वीडियो बन गया है, जैसे कि म्यूटेशन वगैरह है, ये सारा कुछ बन गया है ना। तो फिर चैनल एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, और सभी का जो है वीडियो बन गया है, प्लेलिस्ट वगैरह बन गया है, आप लोगों की सुविधा के लिए आप लोग जा करके जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू। और जाते जाते एक बार और कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपको जूलॉजी, बॉटनी और आगे चल करके केमिस्ट्री का भी जो है नोट्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।